जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आज हम सामान्य ज्ञान से 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। आज ये पहला प्रैक्टिस सेट है तो आप लोग सेशन में अंत तक जरूर बने रहेगा। यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में निश्चित ही देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज का शानदार सेशन स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। आपको राइट आंसर जरूर कमेंट करते रहना है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है आपको बताना है। पहला होगा, दूसरा होगा या फिर तीसरा होगा या चौथा होगा। तो बात करें जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है तो ध्यान रखना है आप सभी को तीसरा स्थान है, जरूर ध्यान रखिएगा। बात करें पहले स्थान की जनसंख्या की दृष्टि से तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, जरूर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, बिहार उच्च न्यायालय कहां स्थित है। बिहार उच्च न्यायालय कहां स्थित है। समस्तीपुर में, दरभंगा में, गया में या फिर पटना में। बात करें बिहार उच्च न्यायालय की तो ये पटना में स्थित है, जरूर ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे तो आप लोग राइट आंसर जरूर कमेंट करते रहें। अगला प्रश्न है, बिहार में कुल कितने जिले हैं आपको बताना है। 30 होंगे, 28, 40 या फिर 45। तो बात करें बिहार में कुल कितने जिले हैं तो 38 जिले हैं, जरूर ध्यान रखिएगा। राइट आंसर सेकंड ऑप्शन यहां पर हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार में कुल कितने अनुमंडल हैं आपको बताना है। बिहार में कुल कितने अनुमंडल हैं। 100 है, 101 है, 102 है या फिर 103 है। तो ध्यान रखना है बिहार में कुल कितने अनुमंडल हैं तो 101 अनुमंडल हैं, जरूर ध्यान रखिएगा। बिहार में कुल कितने अनुमंडल हैं तो 101 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस, अरविंद घोष, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। तो जरूर ध्यान रखिएगा किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा कहा गया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेक्स्ट, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया कहां पर हुआ था। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया या फिर पूर्ण स्वराज की मांग की गई कहां पर हुआ था तो ध्यान रखना है कहां पर हुआ था तो लाहौर में हुआ था। कहां पर हुआ था तो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, जरूर ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। नेक्स्ट, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया बताना है आपको। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया। 1940 में, 1941 में, 1946 में या फिर 1942 में। तो कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया तो 1942 में पारित किया था। ध्यान रखना है आप सभी को फोर्थ ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप एग्जाम में सिलेक्शन चाहते हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपके लिए डेली एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे तो आप लोग जरूर चैनल से जुड़ जाना। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया। 1942, 1943, 1944 या फिर 1945। तो बात करें सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया तो 1943 में दिया था। सेकंड ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा 1943 में दिया था, जरूर ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। कनाडा होगा, अमेरिका होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा या फिर आयरलैंड हो जाएगा। बात करें भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्व जिसको डीपीएसपी बोलते हैं, ध्यान रखना है आपको ये कहां से लिया गया है तो जरूर ध्यान रखिएगा आयरलैंड से लिया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। बात करें अमेरिका से तो मौलिक अधिकार लिया गया है, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहां से लिया गया है। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहां से लिया गया है बताना है आपको। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस या फिर ऑस्ट्रेलिया। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहां से लिया गया है तो अमेरिका से लिया गया है, जरूर ध्यान रखिएगा। पहला ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहां से लिया गया है तो अमेरिका से लिया गया है, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है आपको बताना है। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है, 16, 24, 23 या फिर 22। तो बात करें
भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो 22 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया, वहां पर ऑप्शन 25 ऑप्शन हो तो 25 आप लोग जरूर लगाइएगा। राइट आंसर 25 होगा, क्योंकि अब 25 भाग हो गए हैं संविधान में। नेक्स्ट, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है, बताना है आपको। भाग 3 होगा, भाग 4 होगा, भाग 20 होगा, या फिर भाग 21 हो जाएगा। तो भाग 3 की बात करें तो मौलिक अधिकार का जिक्र है भाग 3 में। ध्यान रखना है आपको क्या है, तो मौलिक अधिकार है भाग 3 में। बताना है आपको संविधान संशोधन की प्रक्रिया, तो भाग 20 में हो जाएगा। संविधान संशोधन जो है ये भाग 20 में है। बात करें आर्टिकल, तो अनुच्छेद हो जाएगा 368 में है। किसमें है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का जिक्र जो है 368 अनुच्छेद में है, भाग 20 में है। बात करें संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है, तो साउथ अफ्रीका से ली गई, दक्षिण अफ्रीका से ली गई, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, बिहार में न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है, पूर्णिया होगा, अररिया होगा, दरभंगा होगा, या फिर सोनपुर होगा। बिहार में न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो बिहार में न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला है पूर्णिया, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है, कमल, गेंदा, गुलाब, चमेली। बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है, बात करें बिहार के राजकीय पुष्प की तो गेंदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो गेंदा हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है, तोता, कौवा, गौरैया, या फिर मोर। तो बिहार का जो है राजकीय पक्षी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, गौरैया है बिहार का राजकीय पक्षी, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं, आपको बताना है। 8, 9, 10 या फिर 11। बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं, तो बिहार में कुल 9 प्रमंडल हैं, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई, तो चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई। कब की गई, तो ध्यान रखना, यह भी पूछा जाता है स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की, तो चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई, जरूर ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहां है, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहां है, गोरखपुर में, लखनऊ में, इलाहाबाद में, या फिर आगरा में। बात करें चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल की, तो ये गोरखपुर में स्थित है। कहां पर है, तो चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल ये गोरखपुर में स्थित है। चौरी चौरा जो है, चौरी चौरा नामक जो घटना हुई था यह कब हुई थी, तो 1922 में हुई थी, गोरखपुर में, जरूर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने, 1 बार, 2 बार, 3 बार, या फिर 4 बार। तो ध्यान रखना है आपको, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने, तो 1 बार बने थे। पूछा जाए कब बने थे, तो 1924 में बने थे। कब बने थे, 1924 में बेलगांव अधिवेशन में, बेलगांव के अधिवेशन में गांधी जी 1 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, या फिर सरदार पटेल। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिल सकता है, तो रट लीजिएगा आप लोग। भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो जेबी कृपलानी थे। कौन थे, भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। थर्ड ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे, महात्मा गांधी, बी.आर. अम्बेडकर, जगजीवन राम, विनोबा भावे। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे, तो 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना जो किए थे उनका नाम है महात्मा गांधी जी के द्वारा। वर्ष 1929 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। पूना पैक्ट आपसे पूछा जाता है, पूना पैक्ट कब हुआ, पूना समझौता जिसको कह सकते हैं, तो ये भी 1932 में हुआ था। कब, 1932 में ही हुआ था, ध्यान रखना है आप सभी को। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच पूना समझौता हुआ था 1932 में, और 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक भी महात्मा गांधी जी थे, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई, 30 जनवरी 1947, 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1946, या फिर 30 जनवरी 1949। तो ध्यान रखना है आप सभी को, महात्मा गांधी की हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मार करके महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। किसने की थी पूछा जाए, तो नाथूराम गोडसे ने गोली मार करके महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी थी। मंदिर जा रहे थे महात्मा गांधी जी, तभी नाथूराम गोडसे ने गोली मार करके हत्या कर दी थी। ध्यान रखना है आप सभी को। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल,
सुभाष चंद्र बोस, सिराज गोपालाचारी, जो है जवाहरलाल नेहरू। तो ध्यान रखना है आपको, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो किसने कहा था? ध्यान रखना है आप सभी को, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा सर्वप्रथम महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता की संज्ञा दी गई। तो जरूर ध्यान रखना है आप सभी को, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट, आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजिनी नायडू या फिर अरविंद घोष। तो आनंद मठ के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं आनंद मठ के लेखक, जरूर ध्यान रखिएगा। बात करें रविंद्रनाथ टैगोर की, तो जनगण मन भारत का जो राष्ट्रगान है रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है जनगण मन। आपसे पूछा जाता है रविंद्रनाथ टैगोर को सर्वप्रथम जो है भारत के ये व्यक्ति थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था, तो कब मिला था? 1913 में मिला था। कब मिला था? 1913 में मिला था। कई बार प्रश्न पूछा गया है, साहित्य के क्षेत्र में मिला था और गीतांजलि पुस्तक थी। तो ध्यान रखना है आपको, जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 में गीतांजलि के लिए सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था, जरूर ध्यान रखिएगा। आनंद मठ, तो यहाँ पर बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा। नेक्स्ट, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, राम मनोहर लोहिया। तो कई बार प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। तो जो है भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन शुरू किया गया। महात्मा गांधी को बताया ही हमने, हरिजन संघ की स्थापना बताया ही आपको। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित या फिर मैडम भिखाजी रुस्तम कामा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया बताना है आपको। तो मैडम भिखाजी कामा के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया किसके द्वारा? तो मैडम भिखाजी कामा के द्वारा। अगला प्रश्न है, 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहां पर गाया गया? 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहां गाया गया? मुंबई, लखनऊ, कोलकाता या फिर साबरमती। तो ध्यान रखना है आप सभी को, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहां पर गाया गया? तो गाया गया था, ध्यान रखना है आप सभी को, कोलकाता में। कहां पर गाया गया था? तो कोलकाता में। आप सभी को हमने बताया जनगण मन जो भारत का राष्ट्रगान है किसने लिखा है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है, जरूर ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा जाता है रविंद्रनाथ टैगोर ने किस और देश का राष्ट्रगान लिखा है? तो ओमार सोनार बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है वो भी रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया, ओमार सोनार बांग्ला, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, झंडा गीत किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, मैथिली शरण गुप्त, श्यामलाल गुप्त पार्षद। तो झंडा गीत पूछा गया है, क्या पूछा गया है? झंडा गीत पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा झंडा गीत लिखा गया है। प्रश्न आपसे पूछा जाता है झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 जुलाई को मनाया जाता है। कब? 22 जुलाई को मनाया जाता है, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, जो है बरकतुल्ला। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो अब तो ये हो गया है काकोरी ट्रेन एक्शन हो गया है, ध्यान रखना है आप सभी को, इसका नाम चेंज कर दिया गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन, डकैती को हटा दिया गया है। राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, बरकतुल्ला। तो ध्यान रखना है आप सभी को, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल हो जाएगा। दोस्तों, जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ कर लेना। अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप लोग भी वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? गांधी इरविन समझौता भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन या फिर रॉलेट एक्ट। रॉलेट आंदोलन कह सकते हैं। आपसे पूछा जाए रॉलेट एक्ट, ध्यान रखना है 1919 में आया था। कब? 1919 में बिना दलील बिना अपील वाला कानून था, ये ध्यान रखना है। और यहाँ पर पूछा गया है गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? तो गांधी इरविन समझौता संबंधित है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। किससे संबंधित है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है, जरूर ध्यान रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें कब प्रारंभ हुआ? तो 1942 में प्रारंभ हुआ, ध्यान रखना है। यहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा असहयोग खिलाफत आंदोलन, तो 1920 हो जाएगा, ध्यान रखना है आप सभी को। नेक्स्ट दोस्तों, जितना पॉइंट हम बताएं आप लोग सारा पॉइंट को नोट कर लीजिए, जरूर आपके एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगा। जगदीशपुर के राजा कौन थे? नाना साहब, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, लक्ष्मीबाई। तो जगदीशपुर के राजा कौन थे आपको बताना है। तो कुंवर सिंह थे। कौन थे? कुंवर सिंह थे जो है जगदीशपुर के राजा, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? बरेली विद्रोह का नेता आपको बताना है खान बहादुर, कुंवर सिंह, मौलवी अहमद शाह ब्रजेश। 1857 की बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो 1857 के बरेली विद्रोह का नेता था खान बहादुर। कौन? खान बहादुर था, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है,
रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ है? वेलूर, बेल्लारी, हुबली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बात करें रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ध्यान रखना वेलूर में है। कहाँ पर है? रामकृष्ण मिशन की स्थापना वेलूर में है। किसके द्वारा स्थापित किया गया था? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या फिर 35 वर्ष। तो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। ध्यान रखना है। राज्यसभा की पूछा जाए तब आप लोग 30 वर्ष लगाएंगे। ध्यान रखना है। राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र तो 35 वर्ष हो जाएगा और जो है राज्यपाल बनने के लिए भी उम्र जो हो जाएगा 35 वर्ष हो जाएगा। 21 वर्ष हो जाएगा जो ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ सकते हैं। नेक्स्ट, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। तो इसका जो आप सभी को राइट आंसर जरूर पता होगा। अगर आप जानते हैं किस राज्य में कितनी लोकसभा की सीटें हैं तो आप लोग राइट आंसर जरूर कमेंट करके बताएंगे। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो उत्तर प्रदेश भेजता है। सबसे ज्यादा सीटें लोकसभा की उत्तर प्रदेश में कितनी पूछी जाए तो 80 है। ध्यान रखना है आपको। कितनी है? तो 80 है। जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थान का आवंटन किस पर आधारित है? वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थान का आवंटन किस पर आधारित है? 1951 की जनगणना पर, 1961 की जनगणना पर, 1971 की जनगणना पर या फिर 1991 की जनगणना पर? बताना है आपको। राइट आंसर जरूर कमेंट करके बताएं। वो तो पूछा जाए आपसे वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थान का आवंटन किस पर आधारित है तो 1971 की जनगणना पर आधारित है। जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? बताना है आपको। राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 245 हो सकती है। राइट आंसर हो जाएगा कितना? 245 नहीं, यहां पर राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या पूछी गई है, 250 हो जाएगा। ध्यान रखना आपको। राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या जब पूछा जाए तो 250 आप लगाएंगे। जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या जब पूछी जाए, जब प्रभावी संख्या पूछी जाए, वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? 245 है। जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो 12 हो जाएगा। राइट आंसर कितना? 12 सदस्य नामित किए जाते हैं। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है दोस्तों। तो जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया है प्लीज आप लोग सेशन को जरूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाना। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो अभी आपको हमने बताया जो है लोकसभा से तो 80 सदस्य चुने जाते हैं और यहां पर पूछा गया है उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य जो है चुने जाते हैं तो 31 सदस्य चुने जाते हैं। जरूर ध्यान है। और दोस्तों अगर आप लोग इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप लोग जुड़ जाना, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।